नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम लाल आतंक को खौफ, लाल आतंक को कोरोना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले 1.25 साल से कोरोना और इंसान के बीच मानो लुका छिपी का खेल चल रहा है, जिसमें कोरोना हम इंसानों को खोजकर हमें अपनी चपेट में लेना चाहता है और इंसान है कि इस वायरस से छुपकर इसे चकमा देना चाहता है। यह वायरस ना उम्र देखता है, ना बंधन, ना जात पात देखता है और ना ही संबंध। कोरोना वायरस अपनी पहली लहर में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को ही अपनी चपेट में लेता था, लेकिन इस वायरस की दूसरी लहर में भारत के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। लुका छिपी के इस खेल में जंगल की आड़ में आदिवासी और नक्सली भी छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। शातिर कोरोना ने अब नक्सलियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। नक्सलीगढ़ में कोरोना के फैलने से अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है और सुरक्षा बलों को अब अलग अलग मोर्चों पर लड़ना है। सो अलग नक्सलियों पर मंडराते कोरोना का साया, आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। देश भर में कोरोना के मामलों में जहां कमी आई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और बस्तर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि नक्सलियों के गढ़ में भी कोरोना फैल चुका है। कई नक्सलियों की मौत हो चुकी है, तो कई नक्सली कमांडर्स संक्रमण की चपेट में हैं। वहीं नक्सलियों के कोरोना की चपेट में आने से अब ग्रामीणों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उधर सरकार ने नक्सलियों को हथियार डालने पर इलाज कराने की पेशकश भी की है। देखिए रिपोर्ट। नक्सली गढ़ में फैला कोरोना, ग्रामीणों को भी संक्रमण का खतरा। बीजापुर, सुकमा और बस्तर में बढ़े केस। क्या कोरोना स्प्रेडर बन गए माओवादी? अब कोरोना की नजर नक्सलियों पर पड़ गई है। सुरक्षा बलों से लुका छिपी खेल रहे नक्सली कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। माओवादी गढ़ में फिर से संक्रमण फैलने की खबरें आ रही हैं। खबरें तो हर दिन नक्सलियों की मौत की भी हैं। कोरोना लाल आतंक के कुछ सरगना को भी निशाना बना चुका है, जिसमें हरिभूषण महिला नक्सली सारक्का शामिल है। माओवादियों के नंबर 1 कमांडर हिडमा, विनोद और सोनू जसवंत भी संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने चिंता जताई है और एहतियातन कई कदम उठाने की बात भी कही। हमारे पास उपलब्ध जानकारी अनुसार दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी अंतर्गत PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर हिडमा, सोनू, MC ने माओवादी कैडर्स विनोद, जयमन, नंदू और अन्य कई माओवादी कैडर अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं। इन सब जानकारी को हम तस्दीक करवा रहे हैं। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं, CPO माओवादी संगठन के कैंप्स में कोरोना का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। इस सब परिस्थिति को देखते हुए माओवादी का किसी प्रकार का रैली, जुलूस, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल न हो। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा मामले 3 जिले बीजापुर, सुकमा और बस्तर में आ रहे हैं। वहीं सरकार को चिंता इस बात की भी है कि बस्तर में ये नक्सली कहीं कोरोना कैरियर ना बन जाएं, और ये चिंता जायज भी है, क्योंकि बस्तर में नक्सली अब आम लोगों पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। बीजापुर के सरकेगुड़ा में सुरक्षा बलों के कैंप लगाने के विरोध में नक्सली प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में उनका साथ ना देने वाले ग्रामीणों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक घर से कम एक आदमी का आंदोलन में शामिल होना जरूरी किया गया है। जिस घर से कोई सदस्य नहीं आया तो उस पर 1 से 5,000 का जुर्माना वसूला जाता है। ये खुलासा IG सुंदरराज पी ने किया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सारकेगुड़ा गांव के पास पहुंच रहे हैं। इसमें यह बात भी सामने आ रहे थे, अंदरूनी इलाके में माओवादी द्वारा जो ग्रामीण के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। यदि कोई ग्रामीण रैली प्रोटेस्ट में नहीं जा रहा तो उनके परिजन के ऊपर 1,000 से लेकर 5,000, 10,000 तक जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा इस टाइप का जो रैली जुलूस में आने इच्छुक नहीं बात रखने पर भी उनका जबरन भेजे जाने के भी जानकारी आ रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे थे और भी कुछ व्यक्ति लोग द्वारा लगातार इस विषय को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का भी कार्य की जा रही है। इन सब विषय पर हम लोग लगातार निगरानी रखा हुआ, इसमें जो भी आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में नक्सलियों के साथ ग्रामीणों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। नक्सली हैं कि ग्रामीणों को रास्ता भटका रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण कोविड नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालात यहीं रहे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इधर प्रशासन ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील की और सरेंडर के बाद इलाज कराने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई। बड़ा सवाल यह है कि संक्रमित
माओवादी मौत को गले लगाएंगे या फिर सरेंडर कर अपनी और ग्रामीणों की जिंदगी बचाएंगे। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो इसमें कोई दौमत नहीं है कि अब कोरोना वायरस नक्सली गढ़ में भी फैल चुका है और कई नक्सली कमांडर इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त के लिए कितनी चुनौती प्रशासन के लिए है, पुलिस के लिए है, इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले आपको उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बस्तर से आईजी पी सुंदरराज सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और बद्रन्ना, जो कि पहले एक नक्सली थे लेकिन आत्मसमर्पण कर चुके हैं, अब सरेंडर नक्सली और एक सामान्य जीवन अब जी रहे हैं। बद्रन्ना, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स सर आपसे ही लूंगा। पी सुंदरराज सर, हम ये देख रहे हैं कि लड़ाई अब आपकी अलग अलग मोर्चों पर है। पहले तो नक्सलियों के साथ एक लड़ाई चल ही रही थी, वो आज भी चल रही है, लेकिन ये कोरोना जो पहले शायद शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, अब इसने अपने पैर पसारना ग्रामीण क्षेत्रों तक, या मैं कहूं ग्रामीण के साथ साथ जंगली इलाकों में भी शुरू कर दिया है। नक्सलियों के क्षेत्र में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। ये कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं और किन मोर्चों पर लड़ना आपके लिए एक डिफिकल्ट हो रहा है या एक चैलेंज हो रहा है? जैसे कोरोना के सेकंड वेव में विगत 1.5 महीने से हमारे पास बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रहे थे। नक्सल कैंपों में कोरोना का परिस्थिति काफी भयानक एवं खतरनाक स्थिति में फैला हुआ, लेकिन कल तक माओवादी द्वारा इस विषय को स्वीकार नहीं किया, लगातार इस बात को इनकार करते आया। लेकिन कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके माओवादी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा। उनके एक सेंट्रल कमेटी मेंबर हरिभूषण एवं मेरी कमेटी मेंबर सारक का दोनों को कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गए थे। इसके पूर्व में भी 2 दंडकारण स्पेशल कमेटी के सीनियर कैडर सोबरा एवं गंगा का भी कोरोना बीमारी की इलाज के दौरान तेलंगाना में उनका मृत्यु हुआ। इस प्रकार कंफर्म्ड 4 जो डेथ कोरोना बीमारी से हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे पास जानकारी आ रही थी, उसमें कम से कम 16 से 20 सीनियर माओवादी कैडर अभी भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है, लेकिन उनके बारे में कंफर्मेशन करवा रहे हम लोग। इसमें प्रमुख रूप से नाम जो सामने आ रहे थे, पीएलजी पटल नंबर उनके कमांडर हिडमा, सोनू, देवा, जयमन, विनोद, नंदू, इस प्रकार के कई सीनियर कैडर्स के नाम सामने आ रहा है। इन सब जानकारी को हम तस्दीक करवा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर वास्तविक स्थिति ऐसा है, कोरोना का जो फैलाव का स्थिति नक्सल कैंप में काफी भयानक एवं खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। कम से कम अभी माओवादी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और उनके नीचे लेवल के कैडर को, साथ साथ क्षेत्र की जनता को सही जानकारी से उनका अवगत कराना चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण से खुद अपने आप को नक्सली बचा सकता है, साथ साथ जो क्षेत्र की जनता को भी इस महामारी के फैलाव से बचा सकता है। सर, ये इस पर भी मैं चाहूंगा आप प्रकाश डालें, आप क्या विचार रखते हैं, क्योंकि अभी खबर यह है कि कोरोना नक्सली क्षेत्रों में, नक्सली गढ़ में फैला है। यही नक्सली ग्रामीणों को एक तरह से अपनी बहलाने की कोशिश करते हैं, बातों में लेते हैं, यानी जो ग्रामीण वहां पर रह रहे हैं, इन नक्सलियों की वजह से वो ग्रामीण भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नक्सली कहीं ना कहीं स्प्रेडर के तौर पर, कोरोना स्प्रेडर के तौर पर उभर सकते हैं आने वाले वक्त में। इस पर आप क्या राय रखते हैं? निश्चित रूप से अब तक माओवादी द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में क्षेत्र की जनता को और उनके खुद की कैडर्स को सही जानकारी ना देकर उन्हें गलत जानकारी से दिग्भ्रमित करते आ रहे थे। अब तक नक्सली इसको बोलते हैं कोरोना एक कॉर्पोरेट बीमारी है, वनांचल क्षेत्र में इसका कोई असर नहीं पड़ता है करके। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भी ये बोलते कोरोना बीमारी से बचाओ, तो आप क्षेत्र के जो देवी देवता है, अंगादेव, इस सबको ले जाकर आप जुलूस रैली में शामिल करो, कोरोना आपको कुछ नहीं करते करके। इस प्रकार के एक अंधविश्वास टाइप का बात को भी फैलाने के लिए माओवादी द्वारा अब तक कोशिश की गई थे। इसी कारण से क्षेत्र में लगातार जो ग्रामीण द्वारा नक्सल की जो कंपल्शन के कारण से अनेक प्रकार के जो जुलूस और मीटिंग और रैली में शामिल होना पड़ा। यदि कोई मीटिंग या रैली में शामिल नहीं होते उनके ऊपर जुर्माना भी लगाए जाते। कहीं न कहीं माओवादी अपने व्यक्तिगत रुचि के लिए उनके जो कैडर के प्रेजेंस को दर्शाने के लिए ग्रामीण को दिग्भ्रमित करते हुए उन्हें गलत इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी ओर हम लोग लगातार स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण को इस बात को अवगत कराते आ रहा है, उनको जागरूक करने के लिए पूरा कोशिश की जा रही है, ताकि कोरोना परिस्थिति से खुद ग्रामीण अपने आप को बचा सकता है। इस सब परिस्थिति हम बस्तर में देखने के लिए मैं चाहूंगा आप बने रहें सर हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप इस विषय पर दे रहे हैं। मैं बद्रन्ना आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कितने वक्त तक आप नक्सलियों के साथ रहे, कब आपने आत्मसमर्पण किया, वो कौन सा विचार था, क्या प्रेरित होकर आपने नक्सलियों से दूर और एक सामान्य जीवन जीने का सोचा? पहले तो आप अपने बारे में ये बताइए। मैं 87 में नक्सली में ज्वाइनिंग हुआ था।
तो उस समय ये लोग को 84 86 में आंध्र प्रदेश में थे इन लोग। जी। तो हमारा गांव बॉर्डर पड़ती है आंध्र बॉर्डर में। हम्म। तो कभी कभी इधर उनका सोच ये थे कि पार्टी को इधर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, माने इस क्षेत्र में जंगल क्षेत्र है, तो कल का दिन हमको उपयोग आएगा बोल के उन लोग आना जाना करते थे। कि उनको उस समय गोंडी वगैरह नहीं आते थे, तो तेलुगु आता था उनको। क्या तेलुगु से हम लोग जुड़े हुए थे, पास में थे, तो इसलिए हमको मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने अपन मध्य प्रदेश था उस समय, मध्य प्रदेश में लोकल स्तर पर मैं उस समय 87 में नक्सली में ज्वाइनिंग हुआ था। अभी का स्थिति देखने से नक्सली का पूरा यहाँ का डेवलपमेंट होने का, संगठित होने में इतना बड़ा आज मिलिट्री और फोर्स तक बढ़ने तक मेरा भी सहयोग था जी। तो ऐसी हो कि मैं जारपल्ली ग्राम से मैं नक्सली में गया था। मैं 87 से लेकर 2000 तक कंटिन्यू मैं काम किया सर। 13 उस साल। समय ये सब नहीं था सर। उस समय क्या था, हम लोग खाली ग्रामीण को संगठित करना है। जी जी, ग्रामीण को संगठित करना है कि अपने पार्टी का विचारधारा बताना है कि हम फलाना लोग हैं, हम कम्युनिस्ट लोग हैं, आपका गरीब के बारे में आए थे, हम लोग माँ बाप को छोड़ के आए थे। इस टाइप का बने उनका खाली एक संगठित बनना है, पार्टी को विस्तार करना है, यही सोच थे। कि उस समय हथियार वगैरह तो कुछ नहीं थे। वो 1-2 टन ऐसी रहते थे, रामबाण बोल के 1 टन बंदूक थे, वो लोबा वाले थे, बहुत बड़ा राड थे जी। ये ऐसी घूमते थे। वो उस समय कि 5 जन 6 जन घूमते थे, वो तो तेलुगु बात करते थे। कि लोकल में भी थे उस समय, नक्सलेट बोलने से खूब जन डरते थे, हम लोग भी डरते थे कि उनका वर्दी देखने से हमको अचानक देखने से कैसे लगती लोग कहाँ जंगली वाले बोल के डर लगते थे जी। कि। लेकिन उनका का ये सोचते कि हमको संगठित करने में पहले तेंदुपत्ता का मुद्दा आया था सर। तेंदुपत्ता प्लस फॉरेस्ट, ये 2 चीज़ों में हमको थोड़ा सा उनको ऊपर विश्वास बढ़ना पड़ा हम लोग को। धीरे धीरे उनका तरफ आकर्षित होते हुए मैं उस पार्टी में शामिल हुआ था सर जी। तो ये मेरा मैं ये भी समझना चाहूँगा बदरन्ना आपसे, क्योंकि हम अमूमन जो रहने की एक जीवन शैली देखते हैं, चाहे ग्रामीणों की देखें या नक्सलियों की देखें, अमूमन सामान्य ही होती है। नक्सली जो होते हैं वो थोड़े जंगली इलाकों में रहते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, ग्रामीण एक आम जीवन शैली जीते हैं। लेकिन ये जो कोरोना, जिसके बारे में आपने भी काफ़ी सुना होगा, प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है, कोरोना को रोकने के लिए चेहरे पर मास्क लगाना होता है, एक तय दूरी एक इंसान को दूसरे इंसान से रखना होती है, वैक्सीन लगाना पड़ती है, तमाम कारगर तरीके हैं। क्या ये प्रोटोकॉल का पालन नक्सली करते होंगे? आपको क्या लगता है, उनकी जीवन शैली देखकर क्या वो इस तरह के नियम कानून का पालन करते होंगे? उन्हें डर है कोरोना का? सर देखो, कोरोना तो सारी दुनिया में है, तो वो उधर डर तो सब इनको भी होना चाहिए। तो ये अलग से स्पेशल से नक्सली के बारे में नहीं आया था, पूरा संचार का ये बीमारी है, उनको भी जानकारी है। ऐसी चीज़ में ना सर, वो कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा आगे बढ़ रहती है। पहले चतुर से रहने के लिए चाहती हो, लेकिन क्या बोल, लोगों के साथ रहना है, जितना भी चतुर रहे तो लोगों से तो मिलना पड़ेगा, लोगों से तो संगठित रहना, उनका साथ बैठक तो करना पड़ेगा। तब कोरोना में तो उसको आना तो आसान है, तो आ सकता है जी। लेकिन इन लोग चतुर रहते कि वो उस बारे में जनता को भी बोलते हैं कि इस टाइप का बीमार आई थी, ये बीमार के लिए अपन जागरूक होना चाहिए, थोड़ा चतुर रहना चाहिए। उनका एक विश्वास है इधर, बोलते कि इन लोग शहर से संपर्क ज़्यादा नहीं रहती है, इन लोग दूर दूर रहते हैं, गांव भी बहुत दूरी दूरी रहता है, गरमन भी जी। तो यहाँ कोरोना होना इतना आसान नहीं हो सकती, ये एक विश्वास था उनको। लेकिन अभी ये अपन को इलंगेर का बारे में थोड़ा, वो थाना के बारे में चला, तो उस समय ज़्यादा संगठित हो गया, वहाँ से कुछ फैल सकता है जी। तो उसमें उनको भी डर है, कोरोना के बारे में ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी एक डर है, एक खौफ है कि कहीं कोरोना स्प्रेडर के तौर पर ये माओवादी उभर कर ना आ जाएं और एक बड़े खतरे से जो इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है, वो विकराल रूप ना ले। ये कोशिश है। आप दोनों मेहमान बने रहिए। इस वक्त देखिए, दर्शकों को हम ये भी बता दें, इस कोरोना से लड़ने के लिए बार बार जो कहा जा रहा है कि वैक्सीन सबसे कारगर तरीका है, वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो हम शायद बहुत जल्दी इस कोरोना को हरा देंगे। हम नक्सलियों की आज बात कर रहे हैं, जहां नक्सली किस तरह से नक्सली भी अब चपेट में आ रहे हैं इस संक्रमण के। लेकिन दंतेवाड़ा से कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जहां आत्मसमर्पित नक्सलियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोन वर्राटू अभियान 2 के तहत सरेंडर नक्सलियों को वैक्सीन लगाई गई। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बीमार नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नक्सली अपने साथियों के साथ सरेंडर कर खुद और ग्रामीणों की जान बचाएं।
19 आत्मसमर्पित माओवादियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। यह एक संदेश माओवादियों के लिए है कि यदि वो आत्मसमर्पण करते हैं तो शासन की आत्मसमर्पण नीति से उनका सही इलाज कराया जाएगा, जिससे वे अपनी जान भी बचा सकते हैं, अपने साथियों की जान भी बचा सकते हैं और ग्रामीणों की जान भी बचा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले एक हफ्ते में सभी 450 माओवादी जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में आत्मसमर्पण किया है उनको कोरोना की पहली डोज लगाई जाए, जिससे कि कोरोना से वो लड़ पाएंगे और कोरोना से अपनी जान बचा पाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से एक अच्छी पहल हम इसे कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने एक पहल की शुरुआत की और उन आत्मसमर्पित नक्सलियों को ये कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई है। एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं हम। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पी सुंदरराज सर हमारे साथ बने हुए लगातार और सरेंडर नक्सली बदरन्ना हमारे साथ बने। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि अलग अलग मोर्चों पर तो पुलिस और सुरक्षा बल लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन ये जो अभी हमने खबर दर्शकों को भी दिखाई, काफ़ी अच्छी पहल है, ये कारगर तरीका जो हम मान रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए कि वैक्सीनेट हम जितना करा पाएं उतना बेहतर होगा। आप इस कैंपेन को, इस पहल को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से काफी पहले से हम लोग इस बात को प्रसारित करते आ रहे थे, यदि कोरोना बीमारी संक्रमण से बचना होगा, माओवादी को भी हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए ताकि उन्हें जांच पड़ताल को तुरंत कोरोना संबंधित यदि बीमारी हो तो उनका ट्रीटमेंट भी करा सकता है। साथ साथ जो आत्मसमर्पित नक्सली को हम वैक्सीनेशन संबंधित जो सुविधा भी उपलब्ध करा सकता है। ये सब तमाम विषय को हम लगातार अंदरूनी क्षेत्र में प्रसारित भी करते आ रहे थे, लेकिन सीपीओ माओवादी संगठन द्वारा अब तक कोरोना बीमारी को लेकर उनकी नीचे लेवल कैटेगरी क्षेत्र की जनता को सही जानकारी ना देकर उन्हें दिग्भ्रमित करते आ रहे थे और कोरोना बीमारी के इलाज के संबंध में भी सीपीओ माओवादी नेतृत्व द्वारा अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे थे। सिर्फ सीनियर कैडर्स को इलाज के लिए बाहर भेजने के लिए प्रयास की जा रही थी। उदाहरण के लिए पिछले महीने में 2 सीनियर कैडर गंगा एम सोबराय इलाज के लिए उनका तेलंगाना भेजने के लिए माओवादी नेतृत्व द्वारा कोशिश की गई थे। उस समय पुलिस के पास जानकारी मिलने पर उन्हें हिरासत में लेकर फिर जांच पड़ताल की गई थे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करके उनकी ट्रीटमेंट की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रीटमेंट के दौरान उनका डेथ हो गई थी क्योंकि कोरोना के काफी गंभीर स्थिति में आ गए थे वो, इसी कारण से उनके डेथ भी हो गए थे। इस प्रकार भेदभाव भी नक्सल संगठन में की जा रही है। स्थानीय लेवल पर कैडर्स को लोग बिल्कुल कोरोना संक्रमण के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहा है, उन्हें किसी प्रकार का जो मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सुविधा भी नहीं दे रहा है, क्योंकि माओवादी नेतृत्व के मन में ये डर है यदि कोरोना संबंधित यदि सही जानकारी उनके नीचे लेवल के कैडर्स तक पहुंच जाएगा, वो संगठन छोड़कर वापस चले जाएगा। इसी डर के कारण से वो सही जानकारी को छुपा कर रखा अपने कैडर्स के लेवल पर और साथ साथ क्षेत्र की जनता को भी कोरोना संबंधित जानकारी से दिग्भ्रमित करके रखा है। उन्हें बार बार गलत जानकारी देकर उनके मीटिंग जुलूस वगैरह में जाने के लिए उनका गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। इस टाइप का माओवादी द्वारा अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत रुचि के लिए जनता के जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसलिए बार बार हम इस बात को उजागर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर, एक चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर आपके पास इस विषय से जुड़े कुछ इनपुट्स हों तो जरूर आप साझा करें, क्योंकि हमारे पास आज भी कई ऐसी खबरें आती है सरकार प्रशासन की तरफ से लाख जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि कोरोना का टीका लगाइए, कोरोना का टीका लगाइए, लेकिन आज के दौर में कई ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी, ग्रामीण या नक्सलियों की हम बात करें, आज भी एक भय है, एक डर है कि अगर हमने कोरोना का टीका लगा लिया तो हमें बीमारी हो जाएगी, हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारा शरीर शायद रिएक्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। एक भ्रम की स्थिति, एक गफलत की स्थिति है। ग्रामीणों की हम बात करें, नक्सलियों की बात करें, जब उन्हें इस तरह से प्रेरित किया जाता है वैक्सीन टीका लगाने के लिए, तो क्या असमंजस की या कोई भ्रम, गलतफहमी की स्थिति आप देखते हैं, आपकी टीम देखती है, कैसे समझाइश दी जाती है उन्हें? बस्तर संभाग के अंतर्गत खासतौर पर वनांचल क्षेत्र में क्षेत्र की जनता काफी जागरूक और विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपको ज्ञात होगा जैसे पिछले साल और इस साल तब लॉकडाउन की परिस्थिति निर्मित हुआ है, उस समय क्षेत्र की जनता द्वारा खुद अपना अपना गांव की सीमा में नाकाबंदी कार्रवाई करते हुए अलग अलग तरीके से बाहर के आने वाले लोगों को रोककर जांच पड़ताल करने के लिए खुद का एक ग्रामीण समिति गठित करके उसकी व्यवस्था की गई थे। लेकिन नक्सल द्वारा इस इलाके में लगातार अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए ग्रामीण को दिग्भ्रमित की जा रही थी, लेकिन क्षेत्र की जनता अभी भी काफी जागरूक है और उन्हें सही जानकारी मिलने पर निश्चित रूप से शासन प्रशासन का वैक्सीनेशन का प्रयास को समर्थन मिलेगा और बात को समझकर खुद अपने आप को वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी वो लोग तैयार हो जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है इसी दिशा में हमारे जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय हेल्थ डिपार्टमेंट और सुरक्षा बल के साथी लोग भी तब अंदरूनी क्षेत्र में जाते हैं, ग्रामीण से संपर्क करके उनका
सही बात को, जो साइंटिफिक बात को उन तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास की जा रही है। उसका काफी अभी तक सकारात्मक रिस्पांस भी हमको मिले। सिर्फ ग्रामीण और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बीच में जो नक्सल भय का जो एक दीवार बनकर खड़ा हुआ, उसका हटाने के लिए हमारा द्वारा लगातार प्रयास की जा रही है। और हमें पूरा उम्मीद है आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र की जनता सही बात क्या गलत बात क्या जी। खुद समझ लेगा और सही निर्णय जाने का पूरा हमारा उम्मीद है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी टीम और मैं उम्मीद करता हूं कि वाकई इसके पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। बदरन्ना, आप ये बताइए, टीके को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कोरोना को हराने के लिए जो वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? और ये भी बताइए, आपने अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाई या नहीं? जी लगाए सर। क्या बात है, कब लगाया आपने? पहला डोज लगाया या दोनों डोज हो गए आपके? लगाने के बाद जी दोनों डोज होने के बाद मेरे को कोरोना आया था सर। अच्छा, आपने दोनों डोज ले लिए वैक्सीन लगने के के? बाद आया था कोरोना। जी, हाँ तो मुझे ये भी बताइए। हाँ, दोनों लोग हो गए तो होने के बाद ही मेरे को कोरोना आया था सर। ठीक है, ये हालांकि बहुत अमूमन हजारों लाखों में केस ऐसा आता है कि दोनों वैक्सीन के डोज लगाने के बाद कोरोना किसी को चपेट में ले ले। लेकिन बदरन्ना, ये भी बताइए, आप आम लोगों के साथ, आम ग्रामीणों के साथ रहते हैं, उन्हें आप कैसे जागरूक, उन्हें कैसे आप हिदायत देते हैं, कैसे समझाइश देते हैं? क्योंकि ग्रामीण कहीं ना कहीं नक्सलियों की बात में आ जाते हैं, गलतफहमी में आ जाते हैं और ग्रामीण इसका शिकार होते हैं। हमें उससे रोकना है, तो आप कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? जागरूक सर उन लोग तो कोरोना के बारे में पहले भी पार्टी को जानकारी है, एक बार आप सुने भी, स्टेटमेंट भी दिए थे उन लोग को। अभी कोरोना हमको आ रही है इसलिए अपन शांति थोड़ा रखेंगे, पुलिस बल को थोड़ा घूमने रोक लगना चाहिए, इस टाइप का उन लोग भी स्टेटमेंट दिए थे। उनको पहले से जानकारी है, कभी भी ऐसी चीज़ आती है सर समाज में आती तो उन लोग पहले उसको बैठक करते हैं, उसको निर्णय करके ये लोगों को क्या बोलना चाहिए, हम क्या चतुर रहना चाहिए, ये तो उनको पहले से पार्टी निर्णय करती है। तो टीका का बारे में सर तो अभी लोगों को इतना जागरूक नहीं है, तो टीका अभी कई लोगों को कई प्रकार का सोच है कि टीका सही नहीं है, कई लोगों को कमजोरी आ रही बोल के सूचना आती है कि गांव वाले को तो खास करके टीका को डरते हैं सर। चलिए, यानी तो बहुत उसके अच्छा लिए काम वो आप एक ही भी कर रहे हैं बदरन्ना, जरूरत है अवेयरनेस की, जागरूकता की। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, पी सुंदरराज सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, बीते दिनों जिस तरह से एक विरोध हुआ, ग्रामीण बड़ी संख्या में जुड़ गए, पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, पुलिस कैंप यहाँ पर हम नहीं लगने देंगे। आने वाली इस 28 तारीख को एक बार फिर से एकत्रित हो रहे हैं ग्रामीण, एक बार फिर से बड़ा पब्लिक मास यहाँ पर एकत्रित होंगे, नक्सलियों का मास यानी एक बड़ा ग्रुप एकत्रित होगा। तो ये आपके लिए एक बार फिर बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर आपकी टीम कैसे तैयारी कर रही है निपटने के लिए या उन्हें समझाइश देने के लिए? विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत हम 30 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर इन कैंपों के माध्यम से क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति एवं अन्य मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को दिया गए थे। प्रत्येक सुरक्षा कैंप सिर्फ नक्सलवादी अभियान के लिए नहीं, लेकिन क्षेत्र के एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसके काफी सकारात्मक परिणाम भी हम मैदान में देखने को मिल रहे थे। ये सब तमाम परिस्थिति नक्सल गतिविधि के लिए थोड़ा अनुकूल नहीं बनते हैं, इसलिए वो लोग ग्रामीणों को सामने ले आकर, मतलब उन्हें गलत जानकारी देकर कैंप के विरुद्ध में शासन प्रशासन सुरक्षा बल के खिलाफ एक माहौल निर्मित करने की उनकी कोशिश रहा। इस प्रकार के परिस्थिति में हम लगातार ग्रामीण से संपर्क करते हैं, उनका सही बात क्या गलत बात क्या उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अंदरूनी क्षेत्र में नक्सल के साथ साथ कुछ नक्सल समर्थक लोग हैं, उनको भी इसमें व्यक्तिगत रुचि है, जो कैंप के विरुद्ध में एक माहौल निर्मित करने के लिए और इस टाइप के एक आतंक के वातावरण निर्मित करने के लिए उन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। और उन सब तमाम व्यक्तियों के ऊपर, संस्थान के ऊपर हमारा नजर है, हमारा मॉनिटरिंग है, क्योंकि प्रतिबंधित नक्सल संगठन को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था समर्थन दे रहा है या उनके गतिविधि में शामिल हो रहा है, कानून के हिसाब से अपराधी बनते हैं। उन सब तमाम परिस्थिति को हम सबका अवगत भी करा रहे हैं और साथ साथ निगरानी रखते हुए हम लोग सही समय पर उनके विरुद्ध सही कानूनी कार्रवाई भी करेगा। और क्षेत्र की जनता से लगातार हम अपना संपर्क बनाकर रखे हैं, हमारा बातों में लगातार उनके विश्वास में लेकर उनके हित में हम लोग लगातार काम करते हैं। जितना भी हमारे कैंप लगाए गए थे इलाका में, इसके माध्यम से विगत 2 वर्षों में क्षेत्र का काफी एक सकारात्मक तस्वीर सबके सामने आया है। सड़क पुल पुलिया निर्माण काम कंप्लीट हो गए, क्षेत्र की जनता को बिजली का सुविधा मिल रहा है, वो लोग अपना खेती किसानी कर रहा है। इस
काफी एक परिवर्तन मैदान में देखने को मिल रहा है। यानी एक सकारात्मक संवाद आपकी टीम स्थापित कर रही है ग्रामीणों के साथ, जागरूक भी कर रही है और आप बारीकी से आपकी टीम मॉनिटरिंग भी कर रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है सर। चूंकि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपने अपना अमूल्य समय दिया, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत शुक्रिया पी सुंदरराज सर, और बद्रन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमने इस चर्चा के जरिए जाना कि आखिर लाल आतंक को जो डर है कोरोना का, और कोरोना तेजी से अब अपना अटैक इन ग्रामीण इलाकों में, इन जंगली इलाकों में माओवादियों के भीतर पैर पसार रहा है कोरोना, लेकिन कितना बड़ा खतरा या कितना बड़ा चैलेंज प्रशासन और नक्सलियों और ग्रामीणों के लिए, तमाम लोगों के लिए, इस पर हमने चर्चा की। बेशक तैयारियां पूरी जारी है, लेकिन ज़रूरत आज भी जागरूकता की है, अवेयरनेस की है, और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम वैक्सीनेट करवा पाएँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। दीजिए इजाज़त, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।